किसान कमेरा, वो चाहे बौद्ध हो, सिख हो, सामान्य जाति का भी कोई गरीब है, शोषित है, उसको भी हमारा अपना है, उसके लिए भी हम लोग खड़े। मुस्लिम समाज के लोग, क्या हालत है आज आपने देश में देखा? मजारें गिर रही हैं, खानकाहें तोड़ी जा रही हैं, मस्जिदों में बुलडोजर चल रहा है। और अयोध्या में क्या हुआ? जिस व्यक्ति पे आरोप लगा के उसका घर तोड़ दिया, उसको बंद रखा, कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। अगर हिम्मत है तो मुख्यमंत्री माफी मांगे अपनी बात के लिए, जो बात उन्होंने असेंबली में खड़े होकर कही थी कि इस धर्म के लोग गुंडागर्दी करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सब लोग पीड़ित हैं, सब लोग पिस रहे हैं। अभी एक नौजवान साथी मुझसे मिला, मुझसे कह रहा है भैया हमारा विषय उठाना। मैं पूछना चाहता हूं, सरकार न्यायप्रिय है तो आप मुझे बताओ, 2025 जुलाई में सरकार ने जवाब दिया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में पिछड़े वर्ग के प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की 80% रिक्तियां है। कितने परसेंट? कितने परसेंट? 80% रिक्तियां। आदिवासी समाज की 83% रिक्तियां और शेड्यूल कास्ट की, अनुसूचित जाति की 65% रिक्तियां। अब मैं पूछना चाहता हूं, कोई भी डिपार्टमेंट तभी तो चलेगा जब उसको चलाने वाले लोग होंगे। जिस डिपार्टमेंट में, जिस विभाग में 80% पद खाली खड़े हैं, वहां कौन हमारी पीड़ा को सुन रहा है? जब हमारा आदमी वहां है ही नहीं तो हमें न्याय वहां कहां से मिल सकता है? 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में 38 जो है, जो वाइस चांसलर है, कुलपति है, वो सामान्य जाति के हैं। हमारा विरोध ये नहीं है कि सामान्य जाति के हैं, हमारा विरोध ये है कि 45 में से 38 कितने परसेंट बैठता है कि SC, ST, OBC के लोगों में काबिलियत नहीं है? किस आधार पर आप ये बात कहना चाहते हो? एक SC का, एक ST का, 5 OBC समाज के, जिनकी संख्या 52%, उनको 12% भी नहीं मिल रहा, इसलिए आंदोलन करना पड़ता है, इसलिए यहां आना पड़ता है। हम तो जानते हैं, मैं आपको इस मंच से कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, याद करो फूले साहब को, याद करो साहू जी महाराज को, याद करो पेरियार को, याद करो राम सुवर्मा जी को, याद करो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी को, याद करो जननायक कपूरी ठाकुर जी को, याद करो ब्रह्मानंद लोधी जी को, याद करो संत राम BA प्रजापति जी को, याद करो शिवराज चौरसिया जी को, याद करो। और मैं आपको भी कहता हूं, मुस्लिम समाज के मेरे भाइयों, कि अगर सर सैयद अहमद खान नहीं होते तो एक यूनिवर्सिटी भी आपके लिए नहीं बनती। आपको आइडिया नहीं है, कोई आपको पूछने वाला नहीं होता। और अगर आपके लिए यूनिवर्सिटियां नहीं होती, आपको तालीम नहीं मिलती, तो आपको इस देश के सिस्टम में आने का मौका ही नहीं मिलता। जब आप डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील जज नहीं बन पाते, तो आपके कलम में ताकत नहीं होती, आप कहां से किसी का भला कर पाते? आप तो अपना भला भी नहीं कर पाते। आपने देखा, उनके बाद 2 लोगों ने यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, दोनों के परिवारों का क्या हाल है? आजम भाई के परिवार का क्या हाल है आप देखो, और इकबाल भाई के परिवार का क्या हाल है सहारनपुर में, आपने देखा। खाली नारा लगाने हैं। अगर वो कोई व्यापारी को बना लेता तो कोई दिक्कत नहीं थी। यूनिवर्सिटी बना के पढ़ाओगे और उनको सिस्टम में लाओगे तो लड़ाई हो जाएगी, बस असल बात ये। मैं आपको ये बता रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, प्रदेश का, देश का कोई डिपार्टमेंट उठा के देख लो, अगर आप बैकलॉग ढूंढोगे तो मैं लिख के देता हूं कि अगर बैकलॉग भरा जाए तो आज ही 5, 7, 10 लाख शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकलॉग, बैकवर्ड के लोगों को नौकरी, सरकारी पक्की नौकरी मिलने का काम होगा। लेकिन इन सरकारों ने क्या कर रखा है? इन्होंने ठेके संविदा पे अपने लोग रख रखे, कम पैसे में लोग रख रखे, जो लोग रख रखे उनको पूरा पैसा नहीं मिलता, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब दे रखी है, क्योंकि आरक्षण ना देना पड़े SC, ST, OBC के लोगों को। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जो UGC आया, मैं इसका धन्यवाद करूंगा इस गाइडलाइन का। इसके आने से कई लोगों के चेहरे बेनकाब हुए, जो कहते थे हम सेकुलर हैं, हम न्यायप्रिय हैं। समाज पार्टी के प्रोटेस्टर से मेरा अनुरोध है कि ये अपने झंडे वंडे जो है साथ लेके सड़क पर मार्च करते हुए ना जाए। ये जो सम्मानित व्यक्ति बोल रहे हैं, मैं इनसे आग्रह करूंगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि हमारे जो सीनियर लोग हैं, एक बार उनसे बात कर लें, ये बीच में ना अपनी बात को रखे और ये भाषा शैली सुधारे। झंडे वंडे नहीं होते हैं, ये झंडा हमारा सम्मान है। और इस बार अगर ये भाषा शैली नहीं सुधारेंगे तो फिर ये आंदोलन आज ही नहीं, अब आगे कल के लिए भी कह दूंगा, लोगों को अपील कर दूंगा, फिर देख लेना संभाल नहीं पाओगे, इस तरह करेंगे। प्यारे साथियों, मैं आपको कुछ और कहना चाहता हूं, गौर से सुनो, इन बातों पर ध्यान मत दो। ये तो पुलिस के भाई हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के भाई हैं, सरकार के हिसाब से काम करते हैं, हमें इनकी मदद लेनी, हमारा इनका कोई झगड़ा नहीं। आप गौर से सुनो मेरी बात को। कई लोगों के चेहरे पे नकाब हुए,
कई पार्टियों के चेहरे बेनकाब हुए, कई नेताओं के चेहरे बेनकाब हुए, कई सामाजिक संगठनों के चेहरे बेनकाब हुए, और सबसे ज्यादा बेनकाब अगर कोई नारा हुआ है तो वो नारा है जो नारा लग रहा था कि जात पात के करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। वो नारा भी बेनकाब हो गया, वो नारा झूठा था। अगर वो नारा सच्चा होता तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब मंडल कमीशन की बात आती है, जब SC/ST आयोग की बात आती है, SC/ST एक्ट की बात आती है, जब यूजीसी की नई गाइडलाइन की बात आती है, तो आप आंदोलन क्यों करते हो हमारे खिलाफ? क्यों हमारे खिलाफ आंदोलन करते हो? क्यों आप हमारे खिलाफ आंदोलन करके सड़कें जाम करने का काम करते हो? क्यों आप आंदोलन करके जो कहते थे कि प्रधानमंत्री हिंदू हृदय सम्राट है, उसी प्रधानमंत्री को बताओ कहा गया, नहीं कहा गया, कैसे कैसे शब्दों से नवाजा गया। तो जिस प्रधानमंत्री के राज में आपको EWS मिला, उन्हीं प्रधानमंत्री को जब एक आपको काल्पनिक ऐसा लगा कि भाई हमारे बच्चों के ऊपर जो है जांच बैठ सकती है, उनपे जो है उनपे मुकदमा दर्ज हो सकता है, सिर्फ काल्पनिक, कोई मामला सामने नहीं आया। हम पे तो उदाहरण है, मैं बताऊंगा पूरी बात में, हम पे उदाहरण है, कोई मामला सामने नहीं आया तो आप आंदोलन करने चलाए। क्योंकि जब भी मंडल कमीशन कहां से हिंदुओं के खिलाफ था, मुझे बताओ। अगर मेरे भाइयों को कुछ मिल रहा है और मैं विरोध कर रहा हूं तो मैं कहां से उनका भाई हुआ, आप मुझे बताओ। देखो बहुत कुछ बेनकाब हुआ है। बेनकाब ये हुआ है कि जाति सत्य है, जाति सत्य है, और जाति को ठुकराया नहीं जा सकता। जिसको हिंदू हृदय सम्राट कहते थे, उसी को जाति के आधार पर गाली देने का काम कर दे। इसका मतलब जब तक वो व्यक्ति आपका काम करेगा तब तक आप उसको पलकों बिठा के रखोगे। जैसे ही वो कोई और इनका रोल भी नहीं यूजीसी में, तो आप उनको गाली देने लग जाओगे। ये है जाति का सत्य। मैं और बताता हूं, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। कल ही एक मामला हुआ एक बैंक में, 2 बेटियां थी। वो एक बेटी कहती है कि मैं ठाकुर और दूसरी बेटी वो ब्राह्मण समाज की है। मैं तो तमाम महिलाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन आप देखो कि उन्होंने क्यों नहीं कहा कि मैं हिंदू हूं, और दूसरी बेटी ने क्यों नहीं कहा मैं हिंदू। एक ने कहा मैं ठाकुर हूं, दूसरे ने कहा मैं ब्राह्मण हूं, और दोनों अपने अपने समाज से समर्थन मांग रही हैं, और दोनों के विरोध में एक दूसरे के समाज के लोग गाली बकने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि वर्ग की बात ही नहीं है, ये बात जातियों तक जाती है जब आपके अधिकारों पे हमला होता है। और सबसे बड़ी बात देखो, जिनके बच्चों को जो बच्चे मर रहे हैं जिनके, क्योंकि 118% की वृद्धि हुई अपराध में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकार के आंकड़े कह रहे हैं, एजेंसियों के आंकड़े कह रहे हैं। 118% की वृद्धि हुई, और कानून की ये गाइडलाइन कैसे बनी? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि गाइडलाइन बनाओ यूजीसी को। यूजीसी ने गाइडलाइन बनाई, हमने नहीं बनाई। और उस गाइडलाइन में जैसे ही पिछड़े वर्ग के लोगों को जोड़ा, क्योंकि गाइडलाइन तो 2012 में ही बनी थी, 2012 में बनी थी, लेकिन जैसे ही पिछड़े वर्ग के लोगों को जोड़ा, तत्काल विरोध शुरू हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस नारे के पीछे अगर कुछ है तो वो पिछड़े वर्ग के लोगों का विरोध है। इस बात को मेरी आप याद रखना। ये सरकारें, इनकी सोच पिछड़ा वर्ग विरोधी है, और हम इस बात को इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले हमारे लिए लड़ रहे थे, छत्रपति साहू जी महाराज हमारे लिए लड़ रहे थे, ईवी पेरियार रामानायकर, स्वामी प्यारेलाल यादव हमारे लिए लड़ रहे थे, महामना राम सुवर्मा चौधरी महाराज सिंह, भारती सिंह छोटूराम, चौधरी चरण सिंह हमारे लिए लड़ रहे थे। इसलिए आज हम यहाँ सीना तान के खड़े हैं कि हम अपने भाइयों को अकेला नहीं महसूस होने देंगे, हम उनके साथ खड़े। प्यारे साथियों, बीच बीच में कहा हो कि भाई आपके लोग कम है, आपके लोग ज्यादा, कभी हुआ क्या? लेकिन जैसे आप लोग आंदोलन करने आए, कहां BHU में, कहां गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, कहां लखनऊ यूनिवर्सिटी में, कहां JNU में, कहां DU में, आपको पीट भी रहे हैं और पीट के उठा के बंद भी कर रहे हैं। क्योंकि जो समाज प्रभावी होता है, जिनके पास मीडिया होता है, जिनके अधिकारी होते हैं, जिनकी एजेंसियां होती हैं, जिनके पास वॉइस होती है, उनकी छोटी से छोटी बात भी लाखों मील तक दूर जाती है, और जिनकी आवाज नहीं होती उनको हत्या करके लटका दिया जाता है। तो चारों तरफ सुनसान, चारों तरफ इस तरह का चुप्पी होती है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इस देश में क्या नहीं सहा हमने, क्या नहीं सहा इस देश में। हमने लक्ष्मणपुर बातें कांड सुना, जहां हमारी माओ के पेट चीर गए और जो बच्चे थे पेट में उनको निकाल के तलवार की नोक पे खड़ा कर दिया। क्या नहीं देखा हमने देश में? इस देश के दलितों, पिछड़े मुसलमानों, आदिवासियों ने क्या नहीं सहा? कितने दंगे, कितने जुल्म, कितनी लाशें हमारी जो है, क्या 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 बयान करूं मैं, क्या क्या नहीं सहा देश में, कितने दंगे,
रिकॉर्ड उठा के बताओ कि जिन बच्चों की 1 लाखों की संख्या में इज्जत लुटती है, किस समाज की? किस समाज के? बताओ एक समाज को। क्योंकि ये समाज सोया हुआ है, इनको नहीं पता कि रोज इनकी बच्चियों को, बेटे को कहीं ना कहीं प्रदेश में, देश में जुल्म जाति का शिकार होना पड़ रहा है। और जब न्याय मांगने जाते हैं तो लाठियों से स्वागत होता है, अपमानित गालियां दी जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये नारा तार्किक नहीं है, जो नारा लगा के आपको लंबे समय से बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये नारा तार्किक होता तो मैं गारंटी देता हूं कि यूजीसी गाइडलाइन के खिलाफ कोई आदमी सड़क पे नहीं आता। वो कहता कि यूजीसी गाइडलाइन, अच्छा डर कौन? डरेगा कौन? कानून कितने हैं देश में? 302 है, 304 है, 308 है, 307 है। कितने कानून है? इतने कानून बने हुए हैं, हर कानून का दुरुपयोग हो सकता है। कोई दुरुपयोग का एक तो मामला आता। 2012 से SC/ST के उसमें गाइडलाइन बनी हुई है, आप पे 10 मामले हैं जो आपके खिलाफ फर्जी दर्ज हो गए हो। कुछ तो होगा आपके पास जिसके आधार पे आप कह रहे हो, लेकिन कोई तथ्य नहीं है। एक ही तथ्य है कि हमें अपराधी मान ले। हम कहां अपराधी मान रहे हैं भाई? हम कौन है अपराधी मानने वाले? कन्वेंशन रेट कहता है कोर्टों का। हम तो किसी को सवाल नहीं करते कि जब हाई जुडिशरी में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, हम तो तब भी सवाल नहीं करते। हम जैसा गुंगा बहरा कौन लोग होगा? बता, कौन होगा? कौन होगा? हमसे ज्यादा सीधा सच्चा व्यक्ति तो इस देश में कोई भी नहीं होगा, जो जुल्म भी सहता है और चुप भी रहता है। जानवर भी अपने हक के लिए लड़ते हैं, हम लोग तो अपने हक के लिए भी लड़ पाते हैं। हमसे ज्यादा सीधा भोला कौन होगा? और इसी भोलेपन का फायदा लंबे समय से उठाया जा रहा है। प्यारे साथियों, इसका एक उदाहरण बताता हूं कि क्यों लड़ना पड़ता है। मध्य प्रदेश में 90 के बाद, जब मंडल कमीशन के बाद आरक्षण लागू हो गया पिछड़े वर्ग के लोगों को, तो आज भी वो भैया खड़ा है। 13% आरक्षण वहां जो संवैधानिक 27% मिला है, उसमें से भी 13% मिलता है। वो रोज आंदोलन करते हैं। यही सुप्रीम कोर्ट उस मामले को, फाइल को नीचे दबा के रखता है। क्यों नहीं सुनता? जब आपने एक दिन पहले PL दाखिल हुई और अगले दिन सुनवाई कर ली, तो हमें पीड़ा होती है कि जब 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला उत्तर प्रदेश का सालों भर पड़ा रहता है कोर्ट में, जब 27% रिजर्वेशन का मामला सालों पड़ा रहता है और आप कभी सुनवाई नहीं करते हो। मेरे आज भी याद है जब डिमोशन हुए थे उत्तर प्रदेश में, एक पूर्व की सरकार थी, जब उनके निगरानी में डिमोशन हुए थे, इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले डिमोशन कराओ, उसके बाद हम सुनेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, जब हमारे हकों की बात आती है तो क्यों चुप्पी थाम लेते हो आप? हम तो उम्मीद लगा के बैठे हो कि आप न्याय के देवता हो, आप न्याय की मूर्ति हो, आप न्याय करोगे। क्या ऐसा गाइडलाइन में जिसमें गाइडलाइन ना पड़ी हो? मुझे बताओ, क्या उसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को उद्देशिका में नहीं जोड़ा गया? आर्थिक रूप से कमजोर हुई ईडब्ल्यूएस में सारे सामान्य जाति के बच्चे, तो कैसे सामान्य जाति के खिलाफ हो गया? इसमें महिलाओं को जोड़ा गया है, इसमें दिव्यांगजनों को जोड़ा गया है, कैसे किसी के खिलाफ हो गया? और कहा गया कि भाई इसमें नोटिफिकेशन में ये नहीं रखा कि सामान्य जाति के प्रतिनिधि होंगे। मैं कहता 38 जब कुलपति सामान्य जाति के हैं तो आपका रिप्रेजेंटेशन कौन कम कर देगा? जब इतना बैकलॉग है OBC SC ST का, तो आप हमें तो गारंटी देता हूं, जो समता समिति बनेगी बनवा लो। OBC के ST के प्रोफेसर नहीं मिलेंगे आपको, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर मिलेंगे नहीं। आप, मेरा चैलेंज आप चेक करवा लो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, प्यारे साथियों, मंडल कमीशन आया था, मंडल कमीशन 2 सिफारिशें लागू हुई, अभी बाकी सिफारिशें चूकित हुए। कभी कोर्ट को नहीं लगता कि ये सिफारिशें लागू होनी चाहिए, कभी नहीं लगता, कभी नहीं लगता। और निजी क्षेत्रों में हम लोग पार्लियामेंट में बिल लेके आए, प्राइवेट मेंबर बिल, की निजी क्षेत्रों में SC ST OBC के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए भी सुनो। निजी क्षेत्र बनता कैसे है? निजी क्षेत्र इस तरह बनता है कि सरकार जमीन देती है, 1 रुपए लीज पे 1000 रुपए की जमीन, फिर उसको लोन देती है, फिर टैक्स में छूट करती है। इस तरह की छूट वो किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को, आदिवासियों को नहीं देती। इतने सब प्रावधानों के बाद तब जाके वो प्राइवेट सेक्टर बनता है। तो जो सारा ही सरकारी पैसे से बना हो, सारा ही सरकारी जमीन पे बना हो, तो उसमें कमजोर वर्गों को हिस्सेदारी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? कोई पूछने वाला है क्या? इसलिए हमने कहा कि निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। और आज इसकी देश की सच्चाई ये है, आपको जानना चाहिए देश की सच्चाई। सच्चाई ये है कि कितने ही जो शहर हैं जिनको कहा जाता है स्मार्ट सिटी,
उनमें सफाई कर्मचारी सीवर में उतरते हैं, सीवर में मर जाते हैं। 7,000, 8,000, 9,000, 11,000 पे, 13,000 पे मजबूर है काम करने के लिए। मैं आपको जिम्मेदारी के तौर पे कहना चाहता हूं, जानबूझ के जाति के आधार पे के काम दिया गया है और जाति के आधार पे इसके वेतन का निर्धारण किया गया है। पक्की नौकरी छीन के ठेकेदारी सुविधा पे नौकरी देके आज भी हमारे लोग गटर में मरते। किसी को दुख क्यों नहीं होता? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता? एक मुख्यमंत्री असम का ये कहता है कि 5 की जगह 4 रुपए दो, इतना सताओ कि ये प्रदेश छोड़ के भाग जाए। जो वीडियो जारी करता है जिसमें सीने पे गोली मारने का जो है निर्देश दिया गया है, मैं पूछना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट सुमोटो क्यों नहीं लेता है? इस वोलेशन में सुप्रीम कोर्ट चुप क्यों है? हमारे नरसंहार पर सुप्रीम कोर्ट चुप क्यों है? इसलिए तकलीफ होती है कि जिस न्याय के मंदिर से हमें उम्मीद है वो न्याय का मंदिर हमारी तरफ नहीं देख रहा है। इसलिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है कि उस न्याय के मंदिर तक हमारी भी तकलीफ जाए, हमारी भी पीड़ा जाए। हम भी इस देश के लोग हैं, हम भी देश में टैक्स देते हैं, हम भी देश को सींचते हैं, हम भी देश की बिल्डिंगें बनाते हैं, हम बड़े बड़े शहरों की बिल्डिंगें बनाते हैं, उसमें हमारा पसीना लगता है। न्यूनतम वेतन मजदूरी पे और मजदूरी मांगने पे हत्या भी होती है। हम ही देश की बिल्डिंगें बनाते हैं, हमारे पसीने खून से बिल्डिंगें बनती हैं। हमारी माए, हमारी बहनें, हमारे बच्चे पेट पे जो है हमारी माए बच्चे बांध कर इस बिल्डिंगों में ईंटें चला के मशीनें तो आ जाइए, इस देश को मजबूत करने का काम करते हुए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाती है। इन बिल्डिंगों में हम पे रहने के लिए स्थान नहीं होता है। ये सब हमारे सामने। सरकार कहती है हम प्रधानमंत्री आवास योजना चला रहे हैं, लेकिन आप देखो हल्द्वानी में कैसे बसे बसाए लोगों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। इसलिए दर्द होता है कि चारों तरफ हमें कोई सुनने वाला नहीं। प्यारे साथियों, मैं कर्मचारियों जिनको पट्टे दिए गए थे दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को, वो सारे पट्टे छीनने का काम सरकारें कर रही है, गुंडागर्दी से भूमाफिया कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेता। और अगर फाइल जाएगी, और मैं दूसरों की नहीं कहता, मैं अपने मामलों को जो अन्याय मेरे साथ हुआ उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। आप देखना कितने दिन बाद फाइलों का मौका मिलेगा, आप निर्धारण करना। मैं कह रहा कहा ना प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं है। मैं भी जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्दी अगले 10 दिन के अंदर। मैं देखूंगा कि हम कमजोरों की पीड़ा को भी इस तरह सुना जाता है क्या? जब सरकार हम पे जुल्म करती है, जब सरकार हम पे अन्याय करती है, निर्दोष होते हैं हमें जेल भेजने का काम करती है, हम पे रासुका लगाती है, हमारे बच्चों को पीटने का काम करती है, हमारी हड्डियां तोड़ने का काम करती है, हमें कंठ लगाने का काम करती है, तो ये सुप्रीम कोर्ट हमारी पीड़ा को भी सुनता नहीं सुनता। मैं जाऊंगा आपको। प्यारे साथियों, आज इस देश में शिक्षा बाजार बन गई है, शिक्षा बाजार बन गई है। गरीब आदमी अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं दिला सकता, कोई पूछने वाला नहीं है। बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे जाएंगे? और जो चला जाता है वो हिंसा का शिकार हो जाता है, जातीय भेदभाव का शिकार हो जाता है। मैं दूर नहीं जाता, कहते हैं ना कि भाई उदाहरण की जरूरत पड़ती है। मीडिया के साथी यहाँ हैं। वर्ष 2012 में वर्धमान जो अब सफदरजंग है, महावीर मेडिकल कॉलेज में SC/ST समुदाय के MBBS कर रहे छात्रों को फिजियोलॉजी के लिखित टेस्ट में जाति देखकर जानबूझ के फेल किया गया। आरोप लगे, जांच हुई और आपको जान के अचरज होगा, छात्रों की शिकायत पे जब दर्ज हुई, सरकार ने कमेटी बनाई जिसका नाम था मुंगेकर कमेटी। मुंगेकर कमेटी की जांच में पता लगा कि SC/ST के बच्चों के पेपर पे अंकित जाति देख के चुन चुन के फेल किया गया। तो हमारे मन में सवाल क्यों ना पैदा हो कि हमारे साथ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है। और ऐसा ही नहीं, कमेटी की रिपोर्ट पे कोर्ट ने उन छात्रों को मात्र पास ही नहीं किया, दोषियों के खिलाफ 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए आदेश दिए, दोषियों पे कार्रवाई की। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि होता है डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं। और हमने थोड़ा ही गाइडलाइन बनाई, हमारी पीड़ा को आपने कहा सुना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आपने सुन के गाइडलाइन बनाई। मैं धन्यवाद करूंगा कि उन गाइडलाइनों को हमारे पढ़े लिखे लोगों ने पढ़ा। भाई देखो, 2 तरह का समाज है अभी। एक वो जो हाशिए पे गांव में रहता है, लेकिन वो मेहनत मजदूरी करके उनके पिताजी भी अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी भेजने का काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी क्यों भेज रहे हैं? कि मेरी गरीबी, बेबसी, लाचारी, परेशानी, बीमारी, तकलीफों को ये मेरा बेटा पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS प्रोफेसर बन के 2 रुपए कमा के सम्मान का जीवन खुद भी जिएगा, मेरी तकलीफों को भी दूर करेगा, मेरे दरिद्र को भी काटेगा। वो बच्चा पढ़ने आता है,
लेकिन वो उत्पीड़न का शिकार हो जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एजेंसियों की रिपोर्ट कह रही है, इसलिए इस आधार पे गाइडलाइन बनी है। प्यारे साथियों, बातें तो बहुत है कहने को, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ये सच है कि जहां आपकी आवाज नहीं होगी वहां सुनवाई नहीं हो। इसलिए आपको अपनी आवाज को मजबूत करना पड़ेगा। आज इस आंदोलन का पहला चरण है, आज यहां है, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के नेतृत्व में भोपाल में होगा। 9 तारीख को राजस्थान में हुआ था। हम लोग इतनी चैन से नहीं बैठने वाले हैं। हमें जब मुझसे कोई पूछता है कि चंद्रशेखर भाई कैसे आए जीत के, तो मैं कहता हूं मैं नहीं यहां, मेरे लोगों ने मुझे चुन के भेजा है, क्योंकि आज उनकी आवाज को उठाने वाला कोई भी नहीं है। आज उनके दर्द पे, उनकी दर्द पीड़ा पे बोलने वाला कोई नहीं है। मेरी क्या औकात थी कि मैं आ जाता लोकसभा में? मेरे लोगों ने वोट और नोट देके मुझे चुन के भेजा है। मेरी जिम्मेदारी रहती है कि अगर उनकी तरफ आंच आए, उनकी तरफ उंगली उठे, तो मैं भी बोलूं और अपने साथ के जागरूक लोगों को भी बोलने के लिए तैयार करूं। इसलिए आज ये आंदोलन हो रहा है। प्यारे साथियों, इस देश में संविधान है, आर्टिकल 25-26 है, धार्मिक आजादी है। मैंने आज ही पार्लियामेंट में पूछा कि आप ये बताओ, तमाम त्योहारों पे आप व्यवस्था करते हो, लेकिन भगवान बुद्ध की जयंती पे, संत कबीर जी की जयंती पे, गुरु रविदास जी की जयंती पे, पेरियार जी की जयंती पे, फूले जी की जयंती पे, साहू जी की जयंती पे, तमाम जगह हमारे महापुरुष हुए हैं। मुस्लिम समाज में भी हुए, सिख समाज में भी हुए, जैन समाज में भी हुए, बौद्ध समाज में भी हुए। उनकी जयंतियों के अवसर पे, उनके धार्मिक आयोजनों पे आप बजट क्यों नहीं देते हो? बताओ। आप ईद पे क्या बजट खर्च करते हो? आप मुहर्रम पे क्या बजट खर्च करते हो? आप शब बारात पे क्या बजट खर्च करते हो? क्या इस देश के धन पे कुछ लोगों का अधिकार है? फिर ये देश, ये सरकार सबका साथ, सबका विकास के झूठे के नारे के साथ क्यों खड़ी है? ये कहे कि धन तुम्हारा और अधिकार हमारा, धन तुम्हारा, अधिकार हमारा, हम अपने लोगों को देंगे। ये सच बताने का काम करें। हम जानते हैं सच क्या है। प्यारे साथियों, मैं लगातार उन विषयों को पार्लियामेंट में उठाने का काम करता हूं। हमारी संख्या कम है, इसलिए मुझे समय कम मिलता है, लेकिन ये संख्या कम हमेशा नहीं रहेगी। ये संख्या हमेशा कम नहीं रहेगी। हमें